नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। हमारा देश कोरोना की नई लहर की जबरदस्त चपेट में है और ऐसी स्थिति बन गई है जिसमें महाराष्ट्र जैसे राज्य में लॉकडाउन लगाने तक की नौबत आ चुकी है। महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, हर रोज नए नए केसेस के आंकड़े और रिकॉर्ड बन रहे हैं। जगह जगह पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है। सभी परेशान हैं कि कोरोना की इस नई लहर से कैसे निपटा जाए और कैसे कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या नया एक्शन प्लान बनाया? आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हमारी सहयोगी श्वेता सिंह ने खास बातचीत की है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। कोरोना की जो दूसरी लहर आई है, एक बार फिर इस तरह के हालात बने हैं कि सावधानी, तैयारी, जानकारी, वो जो 3 मूल मंत्र कहे जाते हैं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में, एक बार फिर वही हमारे सामने है। हम पूरे दिन कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को लेकर जो हमारी तैयारियां हैं, इस लड़ाई को जिस तरीके से हम लड़ रहे हैं उसे ही समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि इसी के जरिए, जानकारी के जरिए, उस तैयारी के जरिए ही इस लड़ाई में सब कामयाब हो सकते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है योगी जी आपका। हमने पिछले साल से देखा है एक एक दिन जब कोरोना की ये लड़ाई रही है, सिर्फ अधिकारी आपके मैदान में नहीं रहे हैं, सड़कों पर नहीं रहे हैं, बल्कि आप भी रहे हैं। एक एक चीज का आपने ख्याल किया है। लेकिन अब जब दूसरी बार कोरोना योगी जी हमारे सामने आया है तो वो और भयावह स्थिति में आ गया है। कितना तैयार है उत्तर प्रदेश इस समय? देखिए, आपने जो बात कही है कि जो दूसरी लहर कोरोना की आई है ये पहले से ज्यादा खतरनाक है, इसमें संक्रमण ज्यादा है। और चूंकि हम लोगों का पिछले 1 वर्ष का अनुभव भी है और अभी 3 दिन पहले सभी मुख्यमंत्रियों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ बातचीत भी हुई थी, उनका मार्गदर्शन भी इसके लिए प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश में पिछले 15 दिनों के अंदर काफी मामले बढ़े हैं। आप अनुमान करिए कि 15 दिन पहले उत्तर प्रदेश में कुल जो मामले थे यह बहुत, यानी 10,000 से भी कम थे, और आज ये संख्या बढ़कर के फिर 71,000 तक एक्टिव केस वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। हमारे 5-6 जनपद में ज्यादा इस संक्रमण है, जिसमें अभी मामले ज्यादा आ रहे हैं, जिसमें लखनऊ है, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर। हम लोगों ने सब जगह के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, मैं स्वयं भी लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर का विजिट मैंने किया है। हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और सहारनपुर का विजिट किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कानपुर और झांसी का दौरा करने के बाद हम लोगों ने इसके लिए व्यापक रणनीति तैयार की है। और उत्तर प्रदेश में जो पहले से ही हम लोगों ने रणनीति बनाई थी कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर फोकस करना, 100% टेस्टिंग को बढ़ावा देना, टेस्टिंग का रेशियो भी आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट के रेशियो को भी हम लोगों ने 60-40, यानी 60% हमारा 60% आरटीपीसीआर के टेस्ट होंगे और 40% एंटीजन टेस्ट करके हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। फोकस टेस्टिंग को लेने के साथ ही लेवल 2, लेवल 3 के बेड्स की उपलब्धता व्यापक पैमाने पर कराए गए हैं और स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के साथ भी हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए हैं। हमने सभी 75 जनपदों में आज के दिन पे हमारे पास बेड्स मौजूद हैं। सभी में ऑक्सीजन की अनवरत आपूर्ति की व्यवस्था भी की गई है। लेवल 2, लेवल 3 की, यानी लेवल 2 में ऑक्सीजन युक्त बेड्स उपलब्ध हैं और लेवल 3 में वेंटिलेटर और एचएफएनसी के साथ में बेड्स हमारे पास उपलब्ध हैं। मैन पावर भी है। आज के दिन पे 2 लाख टेस्ट पर डे करने की क्षमता उत्तर प्रदेश के अंदर है। हम लोग इसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ये जो नया स्ट्रेन आया है ये ईयरबोर्न ज्यादा दिख रहा है। ये देखने को मिल रहा है, जब पहले उसमें हम लोग आए थे तो उसमें
वायु में इतना संक्रमण देखने को नहीं मिला था जैसा इस समय देखने को मिल रहा है। तो उसके प्रति भी अवेयर होते हुए हम लोग अपनी पूरी रणनीति के साथ मैदान में हैं। हमारा प्रयास है कि हम लोग फिर से इसको भी, इस दूसरी लहर को भी नियंत्रित करने में सफल होंगे। योगी जी, हम ये भी सुन रहे हैं कई इलाकों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहां पर वैक्सीन जो है उसके डोज खत्म होते जा रहे हैं, यानी लोग ज्यादा आ रहे हैं और उन्हें नहीं लग पा रहा है। क्या सच्चाई है इन खबरों में? क्योंकि बाकी राज्यों से तो जो बातें आ रही हैं वो हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के भी कुछ शहरों जैसे गाजियाबाद, वाराणसी, यहां से इस तरह की चीजें सामने आती हैं। देखिए, वैक्सीन की कमी नहीं है, सिस्टम को ठीक करने में और व्यवस्थित करने में समय लग रहा है। देखिए, वैक्सीन एक नया अनुभव है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का ये प्रोग्राम चल रहा है और इसमें हर एक व्यक्ति को, 45 साल से ऊपर के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन दिया जाना है। उत्तर प्रदेश में जैसे 11 से 14 तक टीका उत्सव के रूप में मनाया जा रहा। आज महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जन्म जयंती दिवस है, तो आज से लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तक, यानी 14 अप्रैल तक एक विशेष टीका उत्सव का भी आयोजन है। जैसे आज हमारे 6000 केंद्रों में वैक्सीनेशन चल रहे हैं। मैंने स्वयं भी सुबह एक केंद्र का विजिट किया था। 6000 केंद्रों में वैक्सीनेशन चल रहा है। वेस्टेज रोकने के लिए एक व्यवस्था थोड़ा बनाई जा रही है कि जितने लोगों को बुलाया जाए उतने लोगों को वैक्सीन जरूर मिल जाए, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके, जिससे क्योंकि अभी आप याद करिए कि वैक्सीन जब आया था तो कुछ जगहों पर 20 से 25% तक वेस्टेज था। आप अनुमान करिए, जहां वैक्सीन की एक एक डोज की कीमत हो और वेस्टेज, इस डोज से किसी व्यक्ति की जान को बचाया जा सकता, अगर वो वेस्टेज हो जाए, उससे बचाने के लिए आवश्यक उसको एक सिस्टम के साथ जोड़ना। तो इसके लिए हम लोगों ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हर जनपद में बनाए हैं और उनसे कहा गया कि वे उतने लोगों को जितना वैक्सीन आप दे सकते हैं एक दिन में, जितना आपके पास मैन पावर है, जितने डोजेज हैं, उतने लोगों को आप सुनिश्चित करिए जिससे वैक्सीन के वेस्टेज को 1% से नीचे हम ला सकें और जो वेस्टेज होने से वैक्सीन बच रहा है, इस वैक्सीन का उपयोग हम अन्य लोगों को वैक्सीन देने में कर सकेंगे। तो ये प्लानिंग के स्तर पर राज्य सरकारों के द्वारा जो प्रारंभिक स्तर पर कार्य करने में थोड़ी बहुत कहीं शिथिलता रही होगी, उसके कारण समस्या आई होगी। अन्यथा पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिल रहे हैं और वैक्सीन के लिए भी राज्य में भी हमारे यहाँ पहले 10% से अधिक वेस्टेज था। बहुत सारे जिले हमारे ऐसे हैं जिन्होंने वेस्टेज को 3% से कम पर ले आए हैं और एवरेज 5 से कम पे हम लोग लेके आए हैं। हमारा प्रयास है कि इसको 1 से नीचे लेकर के आएं। तो ये वेस्टेज को हम जितना ही कम कर पाएंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम वैक्सीन देने में सफल हो पाएंगे। तो ये जो मामला आया है उससे संबंधित है। वैक्सीन की आपूर्ति में फिलहाल कोई समस्या नहीं है और न कोई, मुझे लगता है कि कोई समस्या इसमें आने वाली है। तो योगी जी, अगर महाराष्ट्र जैसा राज्य ऐसा कहता है कि उसके पास वैक्सीन नहीं मिल रहा है, उनके पास सप्लाई नहीं हो रही है, आप इसमें राजनीति देखते हैं या फिर आपको लग रहा है ऐसा ही कुछ मामला है वहां भी? अब देखिए, मैं महाराष्ट्र के बारे में बहुत नहीं बोल सकता, वहां बोलना भी नहीं चाहता हूं। महाराष्ट्र में तो क्या क्या नहीं हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। 25 करोड़ की आबादी हमारे पास है। हम लोग अब तक 90 लाख लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं। जब हम 90 लाख लोगों को वैक्सीन उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवा रहे हैं और वैक्सीन की आपूर्ति राज्यों की मांग के अनुरूप केंद्र सरकार के द्वारा निःशुल्क की जा रही है। इसके अलावा प्राइवेट सेंटर में भी, प्राइवेट हॉस्पिटल भी अगर वैक्सीनेशन के साथ जुड़ना चाहेंगे तो उसके लिए कीमत तय कर दी गई है। मुझे लगता है कहीं कोई समस्या ही नहीं है। अब तो हर एक राज्य को उसमें आगे बढ़ के करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की आबादी 24 से 25 करोड़ की है। उत्तर प्रदेश में कोई समस्या नहीं है। मैंने कहा वेस्टेज को कम करने के लिए हम लोगों ने ही मना किया। हमने ही कहा था कि वेस्टेज हर हाल में कम होना चाहिए, प्रयास करें हम फेज वाइज इसको कम लेकर करके आए और इसके लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ हमने इसको जोड़ने की व्यवस्था करी। और
उससे काफी अच्छा लाभ। आपने देखा होगा कि जिन जनपदों में 20 से 20% से अधिक वेस्टेज था, वो धीरे धीरे करके 10 में आए, आज 7 में, फिर 5 में आ गए हैं। जहां 10% वेस्टेज था वह कम होकर के 3 पे आ चुके हैं। ये उसी, क्योंकि ये जो वेस्टेज से जो होने से जो वैक्सीन बचत होगी, क्योंकि वेस्टेज एक बार अगर कोई वैक्सीन खुली और उसको उस दिन उसी समय कोल्ड चेन को मेंटेन करते हुए उसका उपयोग नहीं किया गया तो वेस्टेज हो जाएगी वो। इसलिए यह प्रयास है कि जब कोई वैक्सीन खुले तो वह पूरी डोज उतने लोगों को, जितने लोगों के लिए आवश्यक है उतना लोगों को लग जाए, यह आवश्यक है। और उस सिस्टम को जहां पर पहले से बना के रखा गया वहां कोई समस्या नहीं है। जहां पे वहां इसको सिस्टम को लागू करने में या ट्रेनिंग के कार्यक्रम में थोड़ी भी शिथिलता बरती या ट्रेनिंग के कार्यक्रम को लोगों ने इसके साथ जोड़ा है तो वहां पे समस्याएं यही हैं। पिछली बार हमने देखा था कि जब लॉकडाउन जब केंद्र की तरफ से लगाया गया था, जब प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था, उसके बाद भी जब उसे धीरे धीरे अनलॉक के दौर में भी यूपी ने काफी दिनों तक कड़ाई की थी। मुझे याद है कि वीकेंड्स में जो सप्ताहांत में किस तरीके से बाकी इलाकों की बनिस्बत यहां पर कुछ नियम कानून ज्यादा रखे गए थे। रात को लेकर जो कड़ाई यहां पर रही, आज की तारीख में जब बहुत सारे राज्य जो हैं वो ये भी सोच रहे हैं कि क्या संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए, क्या उत्तर प्रदेश इस बाबत विचार कर रहा है या आपको लगता है कि उसके बिना काम चल सकता है? नहीं, देखिए, हम लोगों को जब देश के अंदर लॉकडाउन की आवश्यकता थी उस समय लॉकडाउन आवश्यक था। आज लॉकडाउन की कोई आवश्यकता नहीं है और हम लोगों ने इस बारे में पहले से व्यवस्था बना दी है। पहले दिन से ही हम लोगों ने व्यवस्था कर दी कि जहां 500 से ज्यादा एक्टिव केस जिस जनपद में हो या जिस जनपद में 100 पॉजिटिव केस पर डे आ रहे हैं वहां पर आप नाइट कर्फ्यू लगाइए, यानी कोरोना कर्फ्यू, रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति उस दौरान वहां अनवरत होता रहे, इस बात को ध्यान रखा जाए। देखिए, आर्थिक गतिविधियों को रोकने से एक कॉमन मैन प्रभावित होता है, एक गरीब पीड़ित होता है, स्ट्रीट वेंडर प्रभावित होता है। हम लोगों ने उसके लिए व्यवस्था दी है कि बाजारों में भीड़ भाड़ ना हो। स्ट्रीट वेंडर जहां पर हैं, फल मंडी है, सब्जी मंडी है, आप इनको खुले स्थान पर लगवाने की व्यवस्था करवाइए। सैनिटाइज करिए, सैनिटाइजेशन की, स्वच्छता की कार्रवाई युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर चल रही है। लेकिन हम पूरी तरह बंद कर दें आर्थिक गतिविधियों को, एक कॉमन मैन प्रभावित होता है, एक सामान्य नागरिक प्रभावित होता है, एक मजदूर प्रभावित होता है, एक कुली प्रभावित होता है, उसके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा होता है। तो हम बचाएंगे भी, यानी व्यक्ति के जीवन को भी बचाएंगे और उसकी आजीविका को भी बचाना है। ये दोनों कार्यक्रम एक साथ लेकर के चलेंगे। योगी जी, आजीविका के साथ मैं आस्था का प्रश्न भी आपसे पूछना चाहूंगी। आपने भी सुना होगा, बहुत सारे लोगों को यह शिकायत रहती है कि जब चुनावों में रैलियां हो सकती हैं तो लोग अपनी आस्था के लिए बाहर क्यों नहीं निकल सकते हैं। एक लंबा अरसा बीत गया है सबके लिए। होली के त्योहार पर भी लोगों को लगा था कि शायद बाहर निकल पाएंगे, मिलजुल पाएंगे, लेकिन कहा गया परिवारों के साथ मनाइए। अब रमजान का जो महीना आने वाला है जिसमें रात के समय ही ज्यादा चहल पहल नजर आती है, तो उस बाबत क्या सरकार ने कुछ सोचा है? देखिए, एक व्यवस्था बनाई गई है, ये जान को बचाने के लिए है। मनुष्य रहेगा तो वह अपनी आस्था को भी व्यक्त कर पाएगा और इसीलिए हम लोगों ने एक बात को तय किया है कि धर्मस्थलों में 5 से अधिक लोग एक समय में न जाएं। वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या कोई भी धर्मस्थल हो, 5 से अधिक लोग एक जगह में इकट्ठे न हो। ये उन लोगों के लिए ही उचित होगा। योगी जी, इस समय मैं पश्चिम बंगाल में हूं और कोरोना से थोड़ा सा अलग आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं कि यहां पर कूच बिहार में जिस तरह से हिंसा हुई, 4 लोगों की जान चली गई, उसके बाद ममता बनर्जी लगातार ये कह रही हैं कि केंद्र के इशारे पर चल रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल, जिसके शुरुआती चरण हमने देखा कि बिना हिंसा के यहां पर संपन्न हुए, लेकिन अब जो यहां पर परिस्थितियां दिख रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, आज वेस्ट बंगाल में आप हैं, आपने 2 वर्ष पहले बंगाल के पंचायत चुनाव को देखा होगा, कितनी हिंसा हुई थी वहां पे। उत्तर प्रदेश के अंदर भी पंचायत चुनाव वर्तमान में चल रहे हैं।
और पंचायत चुनाव, मैंने जो आपको बताया ना कि उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव में जितने मतदाता हैं इतना बहुत सारे राज्यों की आबादी नहीं है, लेकिन इस सब के बावजूद बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीट थी, 1,63,000 बूथ थे। किसी भी लोकसभा सीट या किसी भी बूथ पर कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर पंचायत चुनाव में व्यापक हिंसा हुई थी। लोगों को नामांकन नहीं भरने दिया गया था, जबरदस्ती मतदाताओं के नामांकन फाड़ दिए जाते थे। व्यापक हिंसा वहां तब भी हुई थी, चुनाव तार-तार हुई थी, लोकतंत्र को तार-तार करने का प्रयास तब भी टीएमसी की सरकार ने किया था। और लोकसभा चुनाव के बाद दौरान भी आपने देखा होगा वहां हर संसदीय सीट में और ज्यादातर बूथ में वहां हिंसा हुई थी। आज कूच बिहार में जो कल की घटना है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये टीएमसी की हार को प्रदर्शित करता है कि टीएमसी हार से बौखलाहट में आकर के हिंसा पे उतारू हो चुकी है। और जिस तरीके से वहां पे गुंडागिरी टीएमसी के लोगों की है, तो मैं कई दिन वहां बंगाल में चुनाव प्रचार में गया हूं, मैंने बहुत नजदीक से देखा है कैसे लोग वहां पे अव्यवस्था फैला रहे हैं, लोकतंत्र का कैसा खिल्ली उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है बंगाल के अंदर। इसलिए बंगाल की जनता टीएमसी से मुक्ति चाहती है। योगी जी, अंतिम प्रश्न और कोरोना से जुड़ा हुआ मैं पूछना चाहती हूं, क्योंकि कहते हैं ना कि वो पुस्तकों में है नहीं लिखी गई इसकी कहानी, सब अपने अनुभव से सीख रहे हैं। एक साल में जिस तरीके से आपने इस पूरे महामारी को देखा है, परखा है और उसके लिए तैयारियां की हैं, इस दूसरे वेव के समय आप क्या कहेंगे कि आपने ऐसी कौन सी चीज सीखी है जिसके जरिए आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी आबादी के बावजूद वहां पर चीजें नियंत्रित कर पाए? देखिए, उत्तर प्रदेश ने कोरोना प्रबंधन के बारे में पहले फेज में जो कार्य किया है वह देश का भी और दुनिया का भी एक मॉडल बना था। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, भारत सरकार के सहयोग से बेहतरीन प्रदर्शन करने का प्रयास करेगा। और हमें यहाँ प्रदेश के अंदर अपने नागरिकों की जान भी बचानी है, उनकी आजीविका पर भी किसी प्रकार का संकट नहीं आने देना है। जीवन को भी और उनकी जीविका को भी, दोनों को हम हर हाल में बचाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने अपनी पूरी कार्य योजना लागू कर दी है। हर व्यक्ति इस जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। हम प्रदेश की जनता का सहयोग ले भी रहे हैं, उनको सहयोग दे भी रहे हैं। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश का जो पिछले एक वर्ष का अनुभव है, ये अनुभव हमारा प्रशासन भी, हमारे जनप्रतिनिधि भी और मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी भी मिलकर के एक टीम भावना के साथ आगे बढ़ाने में सफल होंगे। बहुत धन्यवाद योगी जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। कोरोना से लड़ाई में आपने उत्तर प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्शन प्लान समझा। दूसरे राज्य क्या कर रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। इसमें सबसे पहले महाराष्ट्र की बात, जहां कंप्लीट लॉकडाउन लगाए जाने की बहुत ज्यादा चर्चा है। महाराष्ट्र की स्थिति भी बहुत खराब है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की आज कोरोना टास्क फोर्स के साथ मीटिंग हुई। इसमें 8 से 14 दिन के कंप्लीट लॉकडाउन की सलाह दी गई। फाइनल फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को करना है कि कंप्लीट लॉकडाउन महाराष्ट्र में लगाया जाए या नहीं। सबसे ज्यादा केस और सबसे ज्यादा मौतें। महाराष्ट्र का जैसा बड़ा संकट है वैसी बड़ी दुविधा भी है। 2 दिन में सीएम ठाकरे की 2 बड़ी मीटिंग, ऑल पार्टी मीटिंग, फिर टास्क फोर्स से मीटिंग। सवाल महाराष्ट्र में कंप्लीट लॉकडाउन का है। आज लॉकडाउन सरीकी परिस्थिति महाराष्ट्र में है, लेकिन पूरा लॉकडाउन लगाने का इरादा महाराष्ट्र का नहीं है, अभी तक तो भी नहीं है।
लॉकडाउन का थंब रूल पूरे विश्व में ऐसा है कि जब हमारी पूरे जो संसाधन है वो जब खत्म हो जाते हैं तो लॉकडाउन लगा के ब्रेक द चेन करके एक 15 दिन 3 हफ्ते का लोगों का एक दूसरों का मिलना अगर बंद होता है तो संक्रमण कम हो जाता है या संक्रमण नहीं होता है। यही लॉकडाउन का मुख्य अर्थ है। 1 से 2 हफ्ते का कंप्लीट लॉकडाउन संकेत 2 दिन से दिए जा रहे हैं। मतलब सरकार भी मन बना रही है, लेकिन ये फैसला आसान नहीं है। पिछले साल का हाल सबने देखा है, लॉकडाउन से कमर टूट जाती है, लेकिन दूसरा चारा क्या है? महाराष्ट्र में हर दिन 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। रोजाना मौतों का आंकड़ा 300 के पार है। देश में इस वक्त कोरोना के कुल मरीजों में 49% मरीज अकेले महाराष्ट्र में हैं। संक्रमण की इस चेन को हर हाल में ब्रेक करने की चुनौती है। लेकिन क्या ये वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू से ही हो जाएगा या फिर कंप्लीट लॉकडाउन लगाए बिना संक्रमण की रफ्तार रुकेगी नहीं? आज बिल्कुल स्टेट लॉकडाउन का इरादा बिल्कुल नहीं है। आज हमारे पास जो भी संसाधन है, जैसे कि बेड्स हो, मेडिसिन हो, डॉक्टर्स हो, ऑक्सीजन हो, ये सभी आज के हद तक जरूर उपलब्ध है और 8, 10, 15 दिन के लिए भी उपलब्ध है। लेकिन अगर इसी तरह संख्या अगर 4%, 5% की ग्रोथ से बढ़ती गई और हम बहुत आगे चले गए तो फिर ये सोचना ही पड़ेगा, तब हम जरूर सोचेंगे। सरकार ने सोच ही लिया होगा, क्योंकि टास्क फोर्स की मीटिंग में 4 से 14 दिन के लॉकडाउन की सलाह दी गई है और ये कहा गया है कि कंप्लीट लॉकडाउन लगाने पर ही संक्रमण की रफ्तार रोकी जा सकती है। अब 1-2 दिन में मुख्यमंत्री को फैसला करना है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन अगर किया जाए तो वो कितने दिन का हो और कितने सख्त नियम, क्योंकि नए केस बढ़ते रहे तो अस्पताल पर और दबाव बढ़ जाएगा। महाराष्ट्र सरकार पहले ही कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। गंभीर मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी बहुत किल्लत है। यह स्थिति और विस्फोटक हो सकती है। अगर मौजूदा पाबंदियों का असर नहीं हुआ तो कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ बढ़ना ही होगा। महाराष्ट्र सरकार का मानना है कि संक्रमण की चेन ब्रेक करने के लिए सख्त पाबंदियां जरूरी है। लोगों के लिए नियमों का पालन और अनुशासन जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन जरूरी है, जिससे हर्ड इम्यूनिटी तैयार हो सकती है। लेकिन ये सब कैसे होगा जब वैक्सीनेशन पर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार कई दिनों से भिड़े हैं? एक तरफ वैक्सीन की कमी और भेदभाव की शिकायत हो रही है तो जवाब में ये कहा जा रहा है कि राज्य अपनी नाकामी को छिपा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि केंद्र सरकार मदद नहीं कर रहा है। केंद्र सरकार ने डे 1 से मदद की है, मैं बिल्कुल ना नहीं कह रहा हूं। और अभी भी ये 1 करोड़ 4 लाख वैक्सीन दिए हैं क्या, तो हम ना नहीं कह रहे, दिए हैं। लेकिन आज हम जिस गति से काम कर रहे हैं, हमने जो पहले से डिमांड की है और उन्होंने भी जो बोला है कि डिमांड ड्रिवन सप्लाई होगा। डिमांड ड्रिवन यानी जो जितना फास्ट काम करेगा उसको उतना फास्ट सप्लाई दिया जाएगा। तो हम सबसे फास्ट काम कर रहे हैं। आज हम वैक्सीनेशन में नंबर 1 है। वैक्सीनेशन हमने 1 करोड़ लोगों का किया है अभी तक। तो अगर हम फास्ट काम कर रहे हैं तो हमारे को निश्चित तौर पर और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन में हिस्सा रहना चाहिए। ये बहुत ही जायज मांग है। महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि वो 6 लाख वैक्सीनेशन रोज कर रहे हैं, लेकिन इस स्पीड के हिसाब से उन्हें वैक्सीन की डोज मिलनी चाहिए, जो इस वक्त उन्हें नहीं मिल रही, जबकि कोरोना का सबसे ज्यादा संकट महाराष्ट्र में है। अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें गुजरात को फिर से 16 लाख दिया गया है। हरियाणा इतना छोटा राज्य है लेकिन 24 लाख दिया गया है। फिर झारखंड को 20 लाख दिया गया है। फिर कर्नाटक को 29 लाख दिया गया है। महाराष्ट्र को तो एक्चुअली सिर्फ 7 लाख दिया गया था, 7.5 लाख। फिर मैंने काफी कोशिश करने के बाद और 10 लाख इंक्रीज किया है और 17.5 लाख किया है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, तो मध्य प्रदेश को 33 लाख दिया गया और उत्तर प्रदेश को 45 लाख दिया गया है। आज वहां पर इतनी संख्या नहीं है लेकिन 45 लाख वहां पर दिया गया है। चलो ठीक है, संख्या को छोड़ दे, लेकिन 45 लाख कहाँ और 17 लाख कहाँ? ये तो 17 3 51, इट इज 3 times मोर, 2.5 times मोर देन महाराष्ट्र। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की गति
बहुत ज़्यादा है वैक्सीनेशन की, और उस गति को प्रोत्साहित करने के लिए मुझे लगता है भारत सरकार ने उसके ऊपर गौर करना चाहिए। वैक्सीनेशन ही कोरोना से लड़ाई का आखिरी कारगर हथियार है, लेकिन अगर इस पर भी टकराव होगा तो फिर कोरोना से कैसे मुकाबला किया जाएगा, वो भी तब जबकि कोरोना की दूसरी खतरनाक लहर की चपेट में पूरा देश है। मुंबई से विद्या और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना की दूसरी लहर कितनी खतरनाक है, इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि फरवरी में हमारे देश में कोरोना के मरीज 1.5 लाख से भी कम थे, लेकिन इस समय 11 लाख से ज्यादा हैं। 2 महीने के अंदर 1.5 लाख से सीधे 11 लाख के पार मरीजों का हो जाना, ये बहुत भयानक स्थिति है। अब तो हर एक दिन 1.5 लाख से ज्यादा नए केसेस आ रहे हैं, और अगर यही स्पीड रही तो आगे क्या होगा, ये सवाल अभी सभी सरकारों को परेशान कर रहा है। दिल्ली की स्थिति भी बिल्कुल महाराष्ट्र जैसी होती जा रही है, जहां हर दिन कोरोना के मामलों के रिकॉर्ड बन रहे हैं। कोरोना की नई लहर ने दिल्ली को भी डरा दिया है। खतरा बढ़ा है क्योंकि 10 दिन में संक्रमण के मामले जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं वो बहुत परेशानी वाली बात है। पिछले 24 घंटे में 10,774 नए मामले दिल्ली में मिले हैं। 48 लोगों की मौत हुई है। संक्रमण की दर 9% से ज्यादा हो चुकी है। पिछले साल नवंबर में जब कोरोना पीक पर था तो एक दिन में 8,500 मामले आए थे, लेकिन इस बार 10,000 से ज्यादा मामले एक दिन में आ रहे हैं। स्थिति काफी चिंताजनक है, लेकिन साथ में मैं दिल्ली की जनता को ये भी कहना चाहता हूँ कि घबराने की कोई बात नहीं है। पिछले 1 साल में हम दिल्ली वालों ने ये चौथी लहर का सामना कर रहे हैं। अब पिछले 10 दिन में अचानक इतनी तेजी से केस बढ़े हैं, और केवल दिल्ली नहीं पूरे देश के अंदर केस बढ़े हैं। आज दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 10,732 केस आए हैं, यानी कि नवंबर की जो पीक थी 8,500 केस की, उससे भी कहीं बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो अब एक तो ये देखने वाली बात है, अगले कुछ दिनों में हमें ये देखना होगा कि ये पीक आखिर कहाँ जाके रुकती है और कब ये डाउनवर्ड ट्रेंड चालू होता है, क्योंकि अभी तो पूरी सिचुएशन कंट्रोल में है। जो हॉस्पिटल के बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन है, आईसीयू बेड्स हैं, ये स्थिति मोटे मोटे अभी तो कंट्रोल में है। लेकिन अगर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा अगर मेडिकल हेल्थ सिस्टम के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आता है तो चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी हम लोगों की। आप लोगों को बार-बार हिदायत दी जाती है दिल्ली प्रशासन की ओर से। यानी पिछले साल से भी खतरनाक हालात हैं, और ये वैसी ही स्थिति है जैसे कुछ हफ्तों पहले महाराष्ट्र की थी, जहां केस 10,000 से बढ़ते हुए 50,000 के पार पहुंच चुके हैं। इसलिए सवाल है कि क्या दिल्ली में भी वैसा ही खतरा है जैसा महाराष्ट्र में है, जहां कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई है। इस सवाल का जवाब खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज तक पर दिया। देखिए, मैंने शुरू से कहा है कि लॉकडाउन से कोरोना को खत्म नहीं किया जा सकता। लॉकडाउन से और रिस्ट्रिक्शंस लगाने से कोरोना को स्लो किया जा सकता है। जितना लोग आपस में मिलेंगे जुलेंगे, कम मिलेंगे जुलेंगे, कम इंटरेक्शन होगा, उतना कोरोना स्लो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही कभी ना कभी तो जिंदगी में लॉकडाउन खत्म होगा ना। जिंदगी भर तो लॉकडाउन केसेस से जिंदगी चल नहीं सकती। जिस दिन आप लॉकडाउन खत्म करेंगे, लोग वापस सड़क पे आएंगे, लोग वापस काम पे जाएंगे, फिर से कोरोना बढ़ जाएगा। तो लॉकडाउन कब इस्तेमाल करना चाहिए? मेरा अपना ये मानना है कि जब आपकी हेल्थ फैसिलिटीज, अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो गई है और ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, तब आपको लॉकडाउन लगा के अपने लिए यू बाय सम टाइम फॉर योरसेल्फ। तो अभी दिल्ली के अंदर जो स्थिति है, दिल्ली में अभी फिलहाल हेल्थ सिस्टम हमारा कंट्रोल में है। लेकिन अगर केसेस मान लीजिए कल को बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं, और हमारे यहाँ बेड नहीं बचते, हमारे यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं बचते, आईसीयू नहीं बचते, तो हो सकता है फिर हमें इसको स्लो करने के लिए थोड़े दिन के लिए लॉकडाउन लगाना पड़े, ताकि हम अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ को और ज़्यादा तेज़ी से एक्सपैंड कर सकें। लेकिन लॉकडाउन जो है कोरोना का समाधान नहीं है। लॉकडाउन तो अब कोई भी नहीं चाहता, लेकिन अगर मामले नहीं रुके, संक्रमण की स्पीड भी कम नहीं हुई, संक्रमण की चेन नहीं टूटी, तो लॉकडाउन ही आखिरी विकल्प है, ये सभी मानते हैं। दिल्ली में अभी 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू है।
सभी तरह के बड़े इवेंट और बड़ी गैदरिंग पर रोक है। महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को निगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखाना जरूरी है। बिना निगेटिव रिपोर्ट के महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को 14 दिन क्वारंटीन रहना होगा। दिल्ली के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए। लेकिन इन सब पाबंदियों के बावजूद अगर केस तेज स्पीड से बढ़ते रहे तो क्या होगा? अस्पतालों में बेड की कमी, दवाइयों की कमी और वैसा ही संकट फिर से आ सकता है जो पिछले साल हुआ था। दिल्ली सरकार का दावा है कि अभी स्थिति कंट्रोल में है, लॉकडाउन कोई विकल्प नहीं है। अगर कोई कारगर हथियार है तो वो है लोगों का टीकाकरण। अभी ये बड़ी आयरनी है, विरोधाभास है कि एक तरफ कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है और दूसरी तरफ हम कोरोना की जो दवाई है, कोरोना का जो वैक्सीन है वो आ गया है, उसको हम घर घर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अभी तो युद्ध स्तर के ऊपर वॉर मोड में हमें घर घर जाके वैक्सीनेशन कर देना चाहिए। डोर टू डोर करना चाहिए। लार्ज नंबर ऑफ सेंटर्स खोलने चाहिए। तो मैंने केंद्र सरकार को भी लिखा है कि आप ये सारी रेस्ट्रिक्शंस हटा दीजिए। अभी केंद्र सरकार हमें नए सेंटर नहीं खोलने दे रही वैक्सीनेशन के। हमें लार्ज स्केल पे वैक्सीनेशन करने के लिए कहा जा रहा है कि 45 साल से कम उम्र के लोगों को नहीं किया जाएगा। हमें सफिशिएंट वैक्सीनेशन के डोज नहीं दिए जा रहे। अगर ये कर दिया जाए, वो जो प्रधानमंत्री जी के साथ मुख्यमंत्रियों की मीटिंग हुई थी उसमें भी 2-3 मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि जी आप हमें अगर दे दे तो हम 3-4 महीने के अंदर अपने पूरे स्टेट में हर आदमी को, दिल्ली के अंदर हम डोर टू डोर वैक्सीनेशन करेंगे। हर RWA के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, हर स्कूल में, हर डिस्पेंसरी में, हर कम्युनिटी सेंटर में हम टीकाकरण केंद्र खोल देंगे, डोर टू डोर करेंगे। 3 महीने के अंदर हम पूरी दिल्ली को वैक्सीनेशन कर सकते हैं। यानी महाराष्ट्र हो या दिल्ली, वैक्सीन को लेकर एक जैसी बातें हो रही हैं। वैक्सीन की कमी की शिकायत की जा रही है और निशाने पर केंद्र सरकार है कि वो पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन डोज नहीं दे रही। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ अंकित त्यागी, आज तक। और अब बात मध्य प्रदेश और गुजरात की। दोनों प्रदेशों की सीमा महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र के बाद कोरोना की दूसरी लहर का इन दोनों राज्यों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। मरीजों की संख्या तेजी से यहां बढ़ रही है। न सिर्फ केसेस बढ़ रहे हैं बल्कि मरीजों की मौत के आंकड़े भी। मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों ही राज्यों ने कोरोना की चेन तोड़ने के लिए प्रभावित इलाकों की पहचान करके वहां पर लॉकडाउन लगाया है। दूसरी तरफ अस्पतालों में सुविधाओं की कमी की बात की जा रही है। मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही साथ बेड्स की कमी से मरीज परेशान हैं। कहीं मरीजों को घंटों अस्पताल के सामने भर्ती होने का इंतजार करना पड़ रहा है, तो कहीं उन्हें वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, तो कहीं ऑक्सीजन। महामारी की दूसरी लहर की ये तस्वीर होश उड़ाने वाली है, परेशान करने वाली है। इंदौर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मरीजों का हाल सुनिए और अस्पतालों की हकीकत को समझिए। एक व्यक्ति 50 लोगों को संभाल रख के तो बेड भरेंगे और क्या तो पेशेंट नहीं हो रही है, ये मैं बैठा पाऊँ या सामने के सामने। और गार्ड को भी ऐसा है कि किसी का रेफरेंस है तो अंदर गाड़ी आएगी, नहीं तो बोल रहा है बाहर से ही कि सब बेड फुल है। आप कोई भी अननोन पर्सन को लेके वहाँ पूछवा लो, गार्ड सबसे पहले यही बोलेगा कि हम भुगत भोगी 1.5 घंटे से हम परेशान हो रहे हैं। उनको यही नहीं मालूम है उनके जो ये इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं इनकी बैटरी डाउन है कि ऑन है, क्या है, उनको यही नहीं मालूम है। मरीजों के परिवार वालों का दावा है कि अस्पताल में बेड की कमी है, स्टाफ की कमी है, व्यवस्था का पूरा दावा खोखला है। भैया बेड कहीं भी नहीं मिल पा रहे हैं, कोई से भी अस्पताल में बेड अवेलेबल नहीं है। MTH गया तो वहाँ पे बोर्ड टंगा हुआ है MTH के बाहर कि यहाँ पे बेड फुल है। अस्पताल के बाहर घंटों मरीज बेड के इंतजार में एम्बुलेंस में पड़े हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। कुछ की हालत इस इंतजार के दौरान बिगड़ने भी लगती है।
अस्पताल में इंसान कितना बेबस होगा, ये तस्वीर इस सच्चाई की गवाही दे रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति अब भयावह है। 24 घंटे में 5000 के करीब नए केस मिले हैं। सिर्फ 10 दिनों के अंदर राज्य में 36,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि 174 लोगों की मौत हुई है। सिर्फ 10 दिन के अंदर एक्टिव केस की संख्या बढ़कर दोगुनी हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आशंका जाहिर की है कि अगर हाल ऐसे ही रहे तो आने वाले 20 दिन में एक्टिव केस बढ़कर 1 लाख हो सकता है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 4,900 से ज्यादा, यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो करीब 5,000 के करीब कोरोना के नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही 24 लोगों की मौत मध्य प्रदेश में हुई है। 13.2% तक पॉजिटिविटी रेट मध्य प्रदेश का पहुंच गया है। सवाल उठता है कि क्या मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं कि कोरोना की रफ्तार डराने लगी है। लेकिन सरकार का दावा है कि वो चुनौतियों से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया, न बेड की कमी होगी, न ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की। ऑक्सीजन तो फिलहाल आवश्यकता से ज्यादा है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं, प्रधानमंत्री जी का पूरी तरह से गाइडेंस और सहयोग है और अलग अलग स्तर पे हमने बात की ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए। मध्य प्रदेश को जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा ऑक्सीजन आज हमारे पास है। पूरे मध्य प्रदेश में कहीं ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। सरकारी दावों के विपरीत अस्पतालों में मरीज परेशान हैं। कहीं जीवन रक्षक दवाइयों और ऑक्सीजन की किल्लत का दावा किया जा रहा है। ऐसे में मरीज बढ़े तो हालात भयंकर हो सकते हैं। लिहाजा कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए पाबंदी जरूरी हो गई। एमपी के 12 जिलों में 7 से 9 दिन के लिए मिनी लॉकडाउन यानी कोरोना कर्फ्यू लागू है। पन्ना जिले में 15 अप्रैल की सुबह तक पाबंदी लागू है। मंडला और देवास में भी 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। बड़वानी, राजगढ़ और विदिशा में 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक। इंदौर, राऊ, मऊ, शाजापुर और उज्जैन जिले में भी 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक। वहीं जबलपुर शहर, बालाघाट, नरसिंहपुर और सिवनी जिलों में 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक पाबंदी लागू रहेगी। ये तय किया है कि हम ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे। जिन शहरों में ज्यादा संक्रमण है वहां जनप्रतिनिधियों ने तय किया जनता के साथ मिलके कि हम कोरोना कर्फ्यू का एक कॉन्सेप्ट लेके वो आए हैं कि जिसमें सब कुछ बंद नहीं रहेगा, लेकिन भीड़ इकट्ठी ना हो, कई चीजों को छूट रहेगी। इसलिए स्वस्फूर्त, क्योंकि आत्मानुशासन से ही, जनता की सक्रियता से, जनता की सजगता से ही हम संक्रमण को बढ़ने से रोक सकते हैं। इसलिए कोरोना कर्फ्यू कुछ जगह लोगों ने तय किया है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने अपनी जनता के साथ मिलकर चर्चा करके। मध्य प्रदेश से सटे गुजरात में भी कोरोना का मीटर अपनी रफ्तार दोबारा पकड़ चुका है। गुजरात में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 25,000 का आंकड़ा पार कर गई है। 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। सरकार कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ा रही है, लेकिन इसके बावजूद मरीजों की संख्या इतनी है कि बेड मिलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोड है वो कितना ज्यादा है, क्योंकि अस्पताल में भले ही बेड बढ़ाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि जो प्राइवेट अस्पताल है, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये कह दिया है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें 50% बेड जो है वो कोविड के लिए आरक्षित रहेंगे। लेकिन लोगों को अभी भी बेड नहीं मिल पा रहे हैं। और साथ ही इसके लिए अगर बात की जाए सूरत तो इतना हाल बुरा है कि वहाँ पे ना अस्पताल है। अगर श्मशान गृह में भी जाते हैं तो लोगों को 40-40, 50-50 लोगों का वेटिंग वहाँ पे मिल रहा है। 15 मार्च तक गुजरात में हर रोज करीब 1,000 नए केस मिल रहे थे, लेकिन अब अप्रैल में कोरोना के नए मामले हर रोज 4,000 से आगे निकल गया है। सरकार का दावा है कि गुजरात कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए पहले के मुकाबले इस बार ज्यादा तैयार है। चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ गुजरात सज्ज है। पिछली बार लॉकडाउन के माध्यम से
कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने पर जोर दिया गया था। इस बार हम माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जहां ज्यादा केस आ रहे हैं उस बिल्डिंग को, उस गली को, उस मोहल्ले को बंद करके लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। कोरोना को हराना है तो मल्टी रणनीति अपनानी होगी। टेस्टिंग को बढ़ाना होगा, ट्रेसिंग पर जोर देना होगा, साथ ही वैक्सीनेशन की रफ्तार को भी तेज करना होगा। इसके साथ ही अस्पतालों में मरीजों की देखरेख की व्यवस्था भी दुरुस्त करने की जरूरत है। कोरोना घिरेगा तभी मात खाएगा। अब इस जंग में लापरवाही की कोई जगह नहीं। अहमदाबाद से गोपी घंगर और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ धर्मेंद्र शर्मा, इंदौर, आज तक। कोरोना से लड़ने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन की यह खबर है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर पाबंदी लगा दी। रेमडेसिविर बनाने वाली सभी कंपनियों को कहा गया कि वो अपनी वेबसाइट पर इस दवा के सारे स्टॉक की जानकारी सार्वजनिक करें। ड्रग इंस्पेक्टर्स और दूसरे जांच अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के स्टॉक्स में गड़बड़ी पर नजर रखें। हम आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के इलाज में रेमडेसिविर को काफी जरूरी माना जाता है। फैसला ये तब किया गया है जब देश के कई हिस्सों में रेमडेसिविर की कमी होने की खबरें आने लगी। मांग बढ़ने के बाद कालाबाजारी बढ़ गई। रेमडेसिविर खरीदना लगभग असंभव हो गया था। रेमडेसिविर की एक शीशी की कीमत 5400 रुपए है, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा कीमत पर बेची जाने की शिकायतें मिल रही थी। तो रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग है। भारत में क्लिनिकल ट्रायल के लिए इस दवा को मंजूरी मिली हुई है। साथ ही साथ कोरोना के इलाज के दौरान इमरजेंसी में रेमडेसिविर के इस्तेमाल की अनुमति भी दी गई है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।